नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा और ये 40 प्रश्न में 40 लाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर जो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर जो उत्तर जानेंगे आप तो क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर जो भी आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। इससे आपका एक टेस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा प्रश्न बोल रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसमें बोल रहा है? लेंस में बोल रहा है। इसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 1 और सी में है 3 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है किस में बात कर रहा है, तो लेंस में बात कर रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए कमेंट बॉक्स में और इसका जो भी आपको ऑप्शन सही लगे इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए। नहीं जानते तो मैं भी इसका आंसर दे रहा हूँ। और अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। चलिए, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। कैसा होता है आपको बताना है। इसका भी आंसर अगर जो आप जानते हैं तो उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसका ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में अवास्तविक, बी में है आभासी तथा सीधा और सी में है वास्तविक और सीधा है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूं। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्तविक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सदा वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है आपका ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण की तरह, बी में है उत्तल लेंस की तरह, सी में है समतल दर्पण की तरह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए, इसका आंसर मैं भी बता देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह? अवतल व्यवहार करता है किसकी तरह? तो उत्तल लेंस की तरह करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बताना है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में है कांच की सिल्ली का, बी में है अवतल दर्पण का, सी में है उत्तल लेंस का और डी में है प्रिज्म का। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रिज्म। किसका जरूरत पड़ता है? तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है? तो प्रिज्म का। क्वेश्चन नंबर 5 में है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा क्या होता है? परितारिका होता है। पश्चिमाभि में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं, इसमें छूट गया, कुछ और क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन छोड़ दिया गया, इसका आंसर भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है, मतलब उस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वाट। तो इसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा आपको बताना है। क्वेश्चन इसका ये देखिए नॉर्मिकल है, इसको आपको बनाना है, लेकिन इसका शॉर्ट में आंसर याद रखिएगा क्योंकि 220 वोल्ट का हमारा बल्ब आता है, 100 वाट का आता है। तो इसका आंसर याद भी रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 220, बी में है 100 और सी में है 484 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखने के लिए आपको यहाँ पे याद रखना होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 484। ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका प्रतिरोध कितना होगा? 484। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में ए मीटर, बी में है वोल्ट मीटर और सी में है गैल्वेनोमीटर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं ए मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। अब क्या बोल रहा है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में श्रेणी क्रम में, बी में है पार्श्व क्रम में और सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो ए मीटर को जो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपको बताना है दोस्तों। देखिए, ऑप्शन दोनों सेम है।
ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सेम है, तो यही दोनों में से कोई होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा, तो ये क्या बोल रहा है, विद्युत मोटर ना बोल रहा है, तो ये तो विद्युत देंगे तब ना मोटर चलेगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या बचाता है, अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, या लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, या दोनों या किसी से नहीं। आपको बताना है विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या बचाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। आपको बताना है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या एमीटर कहते हैं, या तो मोटर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जनित्र, याद रखिएगा जनित्र, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। मतलब इसका कौन सा ऐसा ऊर्जा के सभी रूपों का स्रोत है जो ऊर्जा का अनंत स्रोत माना जाता है, कोयला है, या जल है, या सूर्य है, या परमाणु। तो देखिए कोयला ये समाप्त हो सकता है, जल भी, सूर्य यहाँ पे देखिए ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। तो याद रखिएगा सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। पवन चक्की में मतलब कितना का स्पीड से चलना चाहिए हवा, ताकि हमारा पवन चक्की ऊर्जा मिलता रहे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना चाहिए, या 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना चाहिए, या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना चाहिए, या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना चाहिए। तो पवन चक्की के लिए क्या हो जाएगा, आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलना चाहिए, तभी पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, न्यूनतम में उतना है, ज्यादा ज्यादा जितना भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है CaCO3 ये हमारा टूट गया CaO प्लस CO2। उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या द्वितीय विस्थापन। तो देखिए ये हमारा एक अभिकारक, कोई एक अभिकारक जो है वो टूटकर दो प्रतिफल का निर्माण किया, तो विस्थापन होगा या संयोजन में तो योग होता है, अपघटन मतलब टूटता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना, और विस्थापन मतलब विस्थापित करता है, द्वितीय विस्थापन मतलब द्वितीय विस्थापन हो जाता है। ठीक है ना, अदला बदली जिसको कहते हैं आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन है, या संयोजन, या ऊष्मक्षेपी, या ऊष्मशोषी। तो श्वसन आपको याद रखें दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊष्मक्षेपी। अब भोजन का एक आएगा, नेक्स्ट आगे में आएगा, वो जरूर क्वेश्चन है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ऊष्मक्षेपी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है ऑक्सीजन गैस का है, या NO2 का है, या N2 गैस का है, या लेड ऑक्साइड का है। तो किसका धुआं है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NO2 का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में कौन सा लवण, आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा लवण है। यहाँ पे एक समीकरण दिया है HCl, या NaOH, या H2SO4, या NH4OH। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का, या सोडियम कार्बोनेट का, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 19 में लोहे का परमाणु संख्या होता है। ऐसा क्वेश्चन जरूर एगो रहेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, परमाणु संख्या जरूर पूछेगा। तो लोहे का कितना होता है, तो आपको यहाँ पे बताना, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 26 होता है। ठीक है ना, जैसे हम पूछ देगा सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपको बताना होगा। ठीक है ना, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपको बताना होगा। कैल्शियम का कितना होता है, तो आपको बताना होगा। एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो इसलिए आपको क्वेश्चन 1 से 30 तक कम से कम परमाणु संख्या याद रखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बन रहा है। आपको बताना है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन नंबर ए में CO2,
बी में है N2, सी में है H2 और डी में है SO2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। Cu है, Hg है, Ag है या Au है। तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर, Cu। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। क्या होता है? एनोड पर होता है या कैथोड पर या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन मुक्त होता है। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोड पर। कहाँ होता है? एनोड पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब टेस्ट देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन है? इसमें आपको पहचाना है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। H2O है, C6H12O6 है या CO2 है या HNO2 है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में, COOH अभिक्रियाशील का मूलक को क्या कहते हैं? देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एक पूछ लेगा, आपको ये दे देगा पहचानने के लिए, कहेगा किसका है, COOH है या एक दे देगा OH या CHO, कुछ भी दे देगा और कहेगा कि इसका मूलक क्रियाशील मूलक कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल और ईथर। तो ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि अम्ल का हो जाएगा, COOH। ठीक है ना। COOH किसका होता है? तो अम्ल का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 24 का आंसर हो गया सी, अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 में है, आवर्त सारणी को किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण क्या होता है? आपको बताना आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धातुई गुण होता है। ऑप्शन नंबर में बढ़ता है या बी में घटता है और सी में परिवर्तित रहता है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है अम्लीय धातु है या क्षारीय धातु है, अक्रिय गैस है या मिश्र धातु है। इसका आंसर जो होगा आपको आंसर याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में कौन सा सदस्य है? तो क्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर 27 में, कृत्रिम विरिकक किन अपशिष्टों उत्पादकों के रुधिर के अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन द्वारा या तो कार्बन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन द्वारा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस अभिक्रिया कहलाता है? आपको बताना है भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया या संयोजन या तो उपचयन या विस्थापन। इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या अपघटन से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 में है, डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। साफ जल में या गंदा जल में या खारा जल में या मृदु जल में। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साफ जल में। ठीक है ना, याद रखिएगा। पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन या एंड्रिनलिन या ऑक्सीजन या टेस्टोस्टेरोन। तो पादप हार्मोन का उदाहरण कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? ऑक्सीजन या तो जिब्रेलिन या तो साइटोकाइनिन या तो सभी। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में, तंत्रिका कोशिका का क्या कहलाता है? तंत्रिका कोशिका क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है साइटोन, बी में है न्यूरॉन और सी में है एक्सॉन और डी में है डेंड्राइट। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 34 में, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ होता है? योनि में, गर्भाशय में या फेलोपियन में नलिका से या अंडाशय से। तो अंडाणु निषेचन होता है। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाशय में। कहाँ होता है अंडाणु निषेचन? तो अंडाशय में। सॉरी, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? योनि में शायद होगा। कंफ्यूजन है दोस्तों, इसका आप खुद देखिएगा थोड़ा सा।
क्वेश्चन नंबर 35 में मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय या गर्भाशय या शुक्रवाहिका या डीप वाहिनी। मानव मादा के जनन तंत्र से पूछ रहा है, इसका कौन सा भाग नहीं है, अंडाशय या गर्भाशय या शुक्रवाहिका या डीप। इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीप वाहिनी। अंडाशय तो रहता है मानव मादा में, गर्भाशय भी रहता है, डीप वाहिनी भी रहता है, शुक्रवाहिका नहीं रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 में शुक्राणु बनता है, कहाँ बनता है, वृषण में या मूत्राशय में या तो गर्भाशय में या अंडाशय में। तो शुक्राणु हमारा बनता है यहाँ पे वृषण में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 में है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने द्वारा लिखा गया, वाइन्समैन या लामार्क या चार्ल्स डार्विन या तो सेवी। इसका आंसर जो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में ओजोन परत पाई जाती है, एस्ट्रोटोस्फियर में या तो एक्सोस्फियर में या तो आइनोस्फियर में या तो ट्रमोस्फियर में। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्ट्रोट्रेस्फियर में। इसका क्वेश्चन नंबर 39 में देख लेते हैं, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग या रबर या प्लास्टिक की बत्ती। तो देखिए मतलब कौन जल्दी से जल्द खत्म होगा, प्लास्टिक के बोतल खत्म होगा, नहीं होगा, रबर खत्म होगा, नहीं होगा, पॉलीथीन बैग खत्म होगा, नहीं होगा, और घास के पत्ते ये तो 10 दिन में खत्म। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है, नदी है, भूमिगत यानी कि भूमि के नीचे, नदी है नहीं, कुआं है ये हो सकता है, तालाब है ये भी नहीं, समुद्र है नहीं। देखिए नदी जो है ये ऊपर ऊपर बहती है पानी, कुआं जो है ये नीचे, भूमिगत मतलब नीचे, भूमि के नीचे, तालाब तो ऊपर में ही, समुद्र के भी ऊपर में ही पानी रहता है, तो कुआं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज हम लोग 40 क्वेश्चन को किए हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग भी 40 प्रश्न लेंगे और सभी सब्जेक्ट को आपको तैयारी कराई जा रही है, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो यहीं पे रहता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।